नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत और अभिनंदन है आज की क्लास में। साथियों, आप सबके समन्वित प्रयास और योगदान से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और ये जो सब्सक्राइबर बढ़ने की प्रक्रिया है ना, ये मेरे अंदर ऊर्जा का संचार करती है और इस बात का एहसास कराती है कि ये जो जर्नी हम लोग शुरू किए हैं उसमें हम अकेले नहीं हैं। तो ईमानदारी और शिद्दत के साथ यदि हम इसी तरह से लगे रहे तो निश्चित ही हम लोग अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब होंगे। साथियों, आपके प्रयास और योगदान से प्राप्त होने ऊर्जा ऊर्जा का ही ये नतीजा है कि सुबह का 3 बज रहा है और वीडियो शूट हो रहा है। तो देख लेते हैं आज क्या है। इसी तरह से साथियों लगे रहिए मेहनत और शिद्दत के साथ। आने वाली परीक्षा में लगभग हम सभी प्रश्न कवर करेंगे अपनी क्लास से और इसका प्रमाण भी मैं इस बार दूंगा। चलिए देखते हैं। इस बार चर्चित व्यक्ति, स्थल, नियुक्तियां और अभियान देखेंगे। योजनाएं और सम्मेलन अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती तो थोड़ा समझ रहे हैं ना, मामला ठीक नहीं रहता है। दासपारा, पहले स्थल देख लेते हैं। दासपारा कहाँ स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है। चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि भारत का पहला बायो विलेज है। यहाँ के निवासी जो हैं, इस गांव के जो निवासी हैं, वो प्रकृति के अनुकूल अपनी जीवन शैली को जीते हैं साथियों। इस वजह से प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे रसायनों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं और इस तरह की गतिविधियों को अपनाते हैं जिनसे प्रकृति को नुकसान ना हो। इसीलिए भारत का यह पहला बायो विलेज घोषित किया गया है। गोपा भूमि विवाद, गोपा भूमि विवाद साथियों कारगिल क्षेत्र और लेह क्षेत्र के लोगों के बीच का विवाद है। यह अब सुलझ गया है। मसला क्या था साथियों? कारगिल क्षेत्र जो था वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और लेह क्षेत्र जो है वो बौद्ध धर्म बाहुल्य क्षेत्र था। तो दोनों के बीच टकराव था, तकरीबन 50 सालों से चला आ रहा था। वो अब आपसी बातचीत से सुलझ गया है। तो ये कहीं ना कहीं अखंड भारत की अवधारणा को पुष्ट करने वाला उदाहरण है। नागालैंड, नागालैंड में साथियों दीमापुर रेलवे स्टेशन के बाद, समझ रहे हैं, सोखुबी, याद रखना है, सोखुबी में दूसरा RS का मतलब रेलवे स्टेशन निर्मित हुआ है। तो सोचिए साथियों, दीमापुर रेलवे स्टेशन पहला रेलवे स्टेशन था और उसके 119 साल बाद किसी राज्य का केवल दूसरा स्टेशन बना है। विडंबना है। अपने यूपी में देखिए तमाम स्टेशन हैं, गिनती करने बैठेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, छोटे मोटे सब मिला के। तो सोचिए बुनियादी निर्माण ही वहाँ पे अभी इतना पीछे है, तो आगे के विकास की बात क्या कही जा सकती है? खैर, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ग्वालियर, साथियों ग्वालियर रेलवे स्टेशन, RS का मतलब रेलवे स्टेशन है, उच्च गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराने वाला रेलवे स्टेशन बना है। याद रखना है, यहाँ पर भोजन जो है उच्च गुणवत्ता वाला, पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध है यात्रियों के लिए। तो जो फसाई है FSSAI, उसने इसको ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया है। साथियों FSSAI जो है वो खाद्य पदार्थों की निगरानी करता है और सुनिश्चित करता है जो भी खाद्य पदार्थ हैं वो शुद्धता के पैमाने पर खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। अगर खरे नहीं उतर रहे हैं तो उनको बैन कर दिया जाता है और सज़ा का प्रावधान भी है इस अधिनियम के तहत। क्योंकि एक इस
इसकी FSSAI की स्थापना अधिनियम के तहत ही हुई है। 2006 के एक्ट के तहत हुई है इसकी स्थापना। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2006 में एक्ट बना और 2008 में इसकी स्थापना हो गई है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र किसे मिला है? ग्वालियर रेलवे स्टेशन को मिला है। वाराणसी या फिर BNS बनारस, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। SCO संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बनारस को जो है सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। याद रखना है, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बात करें संघाई की, 2001 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो याद रखना बीजिंग। अब संघाई उसमें लगा है, तो संघाई अगर विकल्प में रहे, हाँ, इसका मतलब संघाई है यहाँ पर, और संघाई एक प्रांत है चीन का, जिस तरह से बीजिंग है। तो आपसे अगर पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसके नाम से इसको रिलेट करके ये मत करके चला आना कि संघाई ही इसका हेडक्वार्टर है। नहीं, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग है। कैसे याद रखेंगे इसको? देखिए, SCO में C आ रहा है ना, और बीजिंग में पहला शब्द क्या आएगा? B। तो B और C आपस में रिलेट करके देखना, मतलब याद करने का लॉजिक है। B और C आ रहे हैं तो SCO का हेडक्वार्टर बीजिंग में होगा। ये छोटे छोटे ट्रिक हैं साथियों, जिनकी वजह से फैक्ट हमको याद रहते हैं। कोझिकोड केरल, KRL केरल का जिला है साथियों। HDFC जो बैंक है, इसने पहली महिला शाखा का संचालन यहाँ पे शुरू किया है। याद रखिए, कोझिकोड। फिर है सिमलीपाल, SPNP बोले तो सिमलीपाल, NP का मतलब नेशनल पार्क। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। एक सवाल तो यही बन गया, कहाँ स्थित है सिमलीपाल। दूसरा, चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि दुर्लभ काले बाघ दिखे हैं यहाँ पर, जिनको क्या कहा गया है? मेलेनिस्टिक बाघ। तो सवाल पूछा जाए मेलेनिस्टिक बाघ कहाँ पाए गए हैं, तो बताना है सिमलीपाल नेशनल पार्क। या फिर काले बाघ कहाँ देखे गए हैं, तब भी वही जवाब देना है। बात करते हैं अगले स्थान की, तो मैनपुरी। मैनपुरी के गणेशपुर गांव से तांबे के शस्त्र मिले हैं, जो 4000 वर्ष पुराने हैं। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, याद रखना है। दीमा हसाओ, जी हाँ, असम में स्थित है। ASM असम में स्थित है, जिला है असम का। यहाँ पर एक स्थान है नचू बंगलो, जी हाँ, नचू बंगलो से पाषाणकालीन जार या फिर घड़े प्राप्त हुए हैं, जो पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंधों के प्रमाण के रूप में देखे जा रहे हैं। क्यों साथियों? क्योंकि ऐसे ही घड़े कंबोडिया और लाओस में भी पाए गए हैं। तो संभवतः जो असम के दीमा हसाओ में जो लोग रह रहे होंगे, उनके संबंध कंबोडिया या लाओस के लोगों से रहे होंगे, तभी तो ये सेम घड़े यहाँ भी पाए गए और वहाँ भी पाए गए। तो इतिहासकार इन्हीं आधारों पर जो है, पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही संबंधों का निर्धारण करते हैं। राखी गढ़ी, जी हाँ, सिंधु सभ्यता का स्थल है, पढ़े भी होंगे आप लोग। हरियाणा में स्थित है, ये भी याद रखना है। 5000 वर्ष पुरानी यहाँ पर आभूषण फैक्ट्री के प्रमाण मिले हैं। नया फैक्ट है, याद रखना है। सिंधु सभ्यता से सवाल आ सकता है, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान में जब बाढ़ आई थी, तो वहाँ पर मोहनजोदड़ो जो था वो पानी से डूब गया था। लेकिन तारीफ की बात यह है दोस्तों, कि वहाँ का जो जल निकासी का सिस्टम है, वो इतना कारगर है कि आज भी पानी जो है उससे आसानी से निकल गया। मतलब आज भी उतनी ही एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा है। अभिजीत सेन, साथियों, अर्थशास्त्री थे। ग्रास का मतलब नहीं रहे, निपट गए। योजना आयोग के सदस्य भी थे ये। मैन ऑफ द होल, जी हाँ, ब्राज़ील के बरसा वनों में एक जनजातीय कबीले का अंतिम व्यक्ति था ये।
आप लोग जानते ही होंगे जनजातियाँ, ट्राइब्स, जो फिल्मों में अक्सर देखे होंगे, हू हा करते रहते हैं भाला लेके, हीरो फंस जाता है अगर जंगल में, तो उस तरह के लोग होते हैं ये। इनकी अपनी अलग संस्कृति होती है, साझा संस्कृति के तहत रहते हैं, और इनको संरक्षित करना जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। खैर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो कबीले के रूप में रहते हैं साथियों। कबीला मतलब मतलब 10-20 लोग जो हैं मिल के साझी भावना के तहत रहते हैं। तो ऐसे कई कबीले होते हैं। तो वहाँ पर एक कबीला है, उसका अंतिम व्यक्ति, रहे और भी होंगे उस कबीले में व्यक्ति, लेकिन उसका जो अंतिम है वो व्यक्ति जो है निपट गया है, ख़त्म हो गया। तो उस वो जो है क्या करता था, मैन ऑफ द होल, होल का मतलब है गड्ढा साथियों यहाँ पर। तो वो क्या करता था, शिकार करने के लिए गड्ढा खोदता था, और उस गड्ढे में जानवर गिर जाते थे, फिर उनको किसी तरह से अपना बना खा के निपटा लेता था, और अपनी रक्षा करने के लिए भी वो गड्ढे में ही रहता था। तो इसलिए उसको मैन ऑफ द होल कहा जाता है, याद रखना है। पूछ लिया जाए मैन ऑफ द होल क्या है, 4 विकल्प दिए रहेंगे, अंतरिक्ष में पाया गया कोई ब्लैक होल, या फिर किसी जनजाति कबीले का अंतिम व्यक्ति, और इस तरह से 2 व्यक्ति और 2 विकल्प और भी दिए रहेंगे, तो आप आसानी से कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है। मिखाइल गोर्बाचेव, जी हाँ, सोवियत संघ, रूस का नाम साथियों पहले सोवियत संघ ही था, USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के अंतिम राष्ट्रपति थे साथियों ये, और इनका भी निधन हो गया। महत्वपूर्ण है साथियों, आ सकते हैं क्योंकि रूस यूक्रेन चर्चा में है, और इस बार विशेष मेंस में भी सवाल आया था। गरीब परिवार से जुड़े हुए थे, मतलब गरीब परिवार में पैदा हुए थे। शीत युद्ध को इन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से निपटा दिया था, उसको समाप्त कराया था, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसीलिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी जो नीतियां थीं उनको 2 नामों से जाना जाता था, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। जी हाँ, ये रूसी भाषा के शब्द हैं साथियों। तो ग्लासनोस्त का अर्थ है अभिव्यक्ति की आज़ादी, और पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है आर्थिक पुनर्गठन। इनको याद रखिएगा, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका शब्द किससे संबंधित हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त याद रखिएगा साथियों। साइरस मिस्त्री टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन थे साथियों। हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है सड़क दुर्घटना में। सूर्या नदी पर जो पुल बना है गुजरात में, उस पर बने डिवाइडर से इनकी कार टकरा गई और इनकी मौत हो गई। इनके पिताजी थे पालूजी मिस्त्री, जिनको फैंटम ऑफ बॉम्बे हाउस कहा जाता है। ये बिजनेस टाइकून थे, मतलब बिजनेस के क्षेत्र में एक बड़ी हस्ती थे। और साइरस मिस्त्री के साथ काफ़ी टाटा परिवार के विवाद भी रहे हैं पिछले वर्षों में, मुकदमे तक बात पहुंच गई थी। खैर छोड़िए। मुकुंद नरवणे, जी हाँ, पूर्व भारतीय सेना प्रमुख साथियों। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा इनको सम्मानित किया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंडिया और US के संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन याद रखिएगा। देव सहायम पिल्लई साथियों, वेटिकन में पोप फ्रांसिस के द्वारा इनको संत की उपाधि दी गई। ये पहले भारतीय हैं जिन्हें पोप ने संत की उपाधि दी है, याद रखना है। कन्याकुमारी में इनका जन्म हुआ था, जो नट्टलम गांव में पैदा हुए थे। कन्याकुमारी के नट्टलम छोड़ दीजिएगा, कन्याकुमारी ही पर्याप्त है। वेटिकन सिटी को साथियों सबसे छोटा देश भी कहा जाता है, याद रखना है। प्रियंका मोहिते महत्वपूर्ण है, 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। 2022 में उन्होंने माउंट कंचनजंगा को फतेह किया है। माउंट कंचनजंगा साथियों नेपाल और सिक्किम बॉर्डर पर स्थित है। SKM मतलब सिक्किम, NPL बोले तो नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। और
दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, याद रखना है। इसको इन्होंने फतेह किया है। तो 5 चोटियों को फतेह कर लिया है। पंडित शिव कुमार शर्मा बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। संतूर वादक, संतूर एक वाद्य यंत्र होता है साथियों, बजाने वाला। तो संतूर वादक थे, इनका निधन हो गया, जो जम्मू कश्मीर के निवासी थे, याद रखना है। उत्तर प्रदेश मत लगा के आना। बबीता सिंह, ग्लोबल पीस एम्बेसडर से इनको नामित किया गया है और शांति की स्थापना करने के लिए इनको दिया गया है अपनी गतिविधियों के माध्यम से। तो ये दो जो पॉइंट हैं, बबीता सिंह वाला और उधर हम लोगों ने देखा है नरबड़े वाला, मुकुंद नरबड़े वाला, ये कम इम्पोर्टेंट हैं दोनों, छोड़ भी सकते हैं आप। मुकुल रोहतगी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, 14वें एजी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं साथियों। क्रम भी याद रखना है, 14वें। किस संविधान के किस अनुच्छेद में बात की गई है? 148 में। किसका स्थान लिया है? के वेणुगोपाल का। अटॉर्नी जनरल साथियों क्या होता है? एक तरह से साधारण शब्दों में कहें तो सरकार की तरफ से लड़ने वाला वकील, मतलब मतलब सरकार का पक्ष रखने वाला वकील, जो सरकार की ओर से अपना पक्ष रखता है। तो साथियों ये जो एक सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है, खासकर पीसीएस में पूछा जाता है कि अटॉर्नी जनरल जो है क्या लोकसभा और राज्यसभा की बैठक में हिस्सा ले सकता है? तो दोनों की बैठक में हिस्सा ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। सत्येंद्र प्रकाश पीआईबी के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के। सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं, याद रखना है, महत्वपूर्ण है। रुचिरा कंबोज बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। रुचिरा कंबोज यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। स्थान किसका लिया है? टीएस तिरुमूर्ति का। समीर बी कामत बहुत महत्वपूर्ण है, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। जी सतीश रेड्डी का इन्होंने स्थान लिया है। डीआरडीओ की बात करें 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? नई दिल्ली में। 1958 में एक और स्थापना हुई थी नासा की, ये भी याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जहाँ अमेरिका की राजधानी है, वाशिंगटन डीसी। तो इस तरह से चीज़ों को इंटरलिंक करके काफ़ी समय तक याद रखा जा सकता है। और 1956 में साथियों एलआईसी की स्थापना हुई थी, ये भी याद रखना है। केबी सुब्रमण्यम आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार थे भारत के, ये भी याद रखना है। JUU ललित, बोले तो जस्टिस UU ललित, इनका पूरा नाम उदय उमेश ललित 49वें साथियों मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं सर्वोच्च न्यायालय के। NV रमन्ना का इन्होंने स्थान लिया है। तो UU ललित आमतौर पे आपको मिलेगा हर जगह लिखा हुआ, लेकिन उदय उमेश ललित बहुत कम मिलेगा। तो कंफ्यूज करने के लिए पूरा नाम दे सकता है वहाँ पर, फिर वहाँ गड़बड़ करके चले आएँ, तो समझिएगा, उलटबांसी कर सकता है आयोग। अनुराग शर्मा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष चुने गए हैं, ललितपुर के सांसद हैं। ललितपुर और झांसी क्षेत्र से ये सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं साथियों। ललितपुर कहाँ? यूपी का जिला है साथियों, इसको बांधों का जिला भी कहते हैं। और ललितपुर किस लिए जाना जाता है? या यूरेनियम के लिए जाना जाता है, यूरेनियम के लिए भी जाना जाता है। एकमात्र ऐसा जिला जहाँ यूरेनियम पाया जाता है, यूपी का। फिर नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। CSIR बोले तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये नलाथम्बी कलाई सेल्वी। तो नलाथम्बी इतना ही याद रखिएगा पहला। खैर ये ऐसा साथियों उदाहरण है जो आपको मेंस लिखने में भी बहुत काम आएगा। नारी सशक्तिकरण पे अगर आप निबंध लिख रहे हैं
या कोई प्रश्न लिखने को आ गया, प्रश्न का उत्तर लिखने को आ गया, तो एज एग्जाम्पल इनको मेंशन कर सकते हैं उसमें। तो साथियों, लिथियम आयन बैटरी के क्षेत्र में इनका योगदान जो है बहुत महत्वपूर्ण रहा है। 6 पेटेंट इनके नाम है। सोचिए कितनी बड़ी हस्ती हैं ये विज्ञान के क्षेत्र की। साथियों, महिलाएं जहाँ पर उनके साथ उनको कमतर आंका जाता है पितृसत्तात्मक समाज में, कि महिलाएं जो हैं साइंस को नहीं चला पाएंगी, इसलिए उनको आर्ट्स दे दिया जाता है, मानविकी के सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं। लेकिन ये देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने झंडा गाड़ा है अपना, और आगे भविष्य में सरकार भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा दे रही है। तो ऐसे में लिथियम आयन बैटरी जो है बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो कहीं ना कहीं पितृसत्ता पर कुठाराघात भी है। नल्लाथम्बी, कलाई सेल्वी, इनको जरूर याद रखिएगा। इंदरमीत गिल, नाम तो लड़की वाला लग रहा है लेकिन ये लड़की नहीं है। वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं, याद रखना है, दूसरे भारतीय हैं। रंजना प्रसाद देसाई, इनको हम पहले भी पढ़े हैं साथियों। कहाँ पढ़े हैं? परिसीमन आयोग की अध्यक्ष हैं ये। कहाँ पर गठित हुआ? जम्मू कश्मीर में, याद रखना है। तो अब इनको कौन सा काम मिला है? अब ये अध्यक्ष बनी है किसकी? भारतीय प्रेस परिषद की, इंडियन प्रेस काउंसिल की पहली महिला हो गई हैं अध्यक्ष। महत्वपूर्ण है मित्रों। फिर हैं राजीव कुमार जी, 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। सुशील चंद्रा का इन्होंने स्थान लिया है। और आप लोग जानते ही होंगे 324 आर्टिकल 324 जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करता है। 324 से साथियों 329 तक जो है निर्वाचन की बात की गई है। तो याद कैसे रखेंगे? 4 2 6, इनको जोड़ेंगे, 4 2 6 और 3 9। तो ये 9 जो है 324 के बाद जिस संख्या में 9 आए, बस वहीं तक अनुच्छेद हैं निर्वाचन आयोग से संबंधित। तो 324 के बाद 329 ही आता है। तो ऐसे साथियों छोटे छोटे ट्रिक बना के आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। और साथियों, बात करें कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो 324 में तो इसकी बात की गई है, पद की बात की गई है। कार्यकाल की बात करें तो 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष, जो भी पहले हो। तो कैसे याद रखना है? देखिए, 3 और 2 को जोड़ेंगे 5, और 3 और 2 की गुणा करेंगे 6, 65 वर्ष। ठीक, 4 और 2 को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। इस तरह से निकल आएगा आपको 65 वर्ष या 6 वर्ष। चीज़ें साथियों इस तरह से याद करेंगे तो भूलेंगे नहीं। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और पहली महिला कौन थी मुख्य चुनाव आयुक्त? BS रमा देवी, याद रखना है। डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं साथियों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के। जी हाँ साथियों, 315 में स्टेट PCS और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई है, गठन की। अनुच्छेद 315 याद रखना है। मनोज सोनी। मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे नए थल सेना अध्यक्ष बने हैं। मनोज मुकुंद नरवणे का स्थान इन्होंने लिया है। तो ये नरवणे को हटा दो यार साथियों। एक नाम, इनके नाम में एक हमको पर्यायवाची याद आ गया, मुकुंद। मुकुंद जो है विष्णु का पर्यायवाची होता है, भगवान विष्णु का, याद रखिएगा। तो नए थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे। मनोज सोनी नए अध्यक्ष हो गए UPSC के। सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं, ये तीसरे हैं साथियों। इनसे पहले कौन थे? राजीव कुमार जी, उन्हीं का स्थान इन्होंने लिया है। राजीव कुमार से पहले कौन थे? जो पहले थे अरविंद पनगड़िया, याद रखना है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अध्यक्ष कौन होता है इसका? तो प्रधानमंत्री होते हैं। AK सूद साथियों मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं भारत सरकार के। विजय राघवन का स्थान लिया इन्होंने। अब आ गए हैं अभ्यास की बात करते हैं। पिच ब्लैंक नहीं साथियों, पिच ब्लैक 2022 बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है साथियों। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ, भारत ने इसमें भाग लिया था।
सही का निशान मतलब भाग लिया था। फिर है अलनजाह फोर्थ। जी हाँ, भारत और ओमान के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। राजस्थान के पोखरण में आयोजित हुआ, 2022 में ही हुआ है। इसको असल में हमको यहाँ पर मेंशन कर देना था 2022, तो वहाँ छूट गया तो नीचे मेंशन कर दिया है। तो ये जितने भी अभ्यास हैं सब 2022 वाले हैं, याद रखना है। एक्सरसाइज बिनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच हुई है, हरियाणा में हुई है, याद रखना है। MPX MPX, जी हाँ साथियों, MPX भारत और फ्रांस के बीच एक्सरसाइज है साथियों, अटलांटिक महासागर में आयोजित हुई है। तो स्वाभाविक सी बात है, नौसैन्य अभ्यास है MPX, याद रखना है। और जिन जिन स्थानों पर हुआ, जैसे हरियाणा में हुआ है तो ये थल सेनाओं के बीच हुआ होगा, और पोखरण राजस्थान में हुआ है तो ये भी थल सेनाओं के बीच हुआ होगा। वज्र प्रहार भारत और USA के बीच सैन्य अभ्यास है, कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। HP का मतलब हिमाचल प्रदेश। फिर है उदार शक्ति, महत्वपूर्ण है, भारत और मलेशिया के बीच सैन्य अभ्यास है, वायुसेना का अभ्यास है साथियों, 2022 में आयोजित हुआ है। RIMPAC रिमपैक 2022 बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है साथियों। हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर पर, जी हाँ साथियों, हवाई द्वीप आप लोग जान रहे होंगे प्रशांत महासागर में स्थित है, वहाँ के पर्ल हार्बर पर, और अमेरिका की अगुवाई में हुआ है रिमपैक, याद रखना है। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास मतलब बहुत से देशों ने हिस्सा लिया इसमें। सी गार्जियन 2, तो धर्म गार्जियन साथियों भारत और जापान के बीच होता है। यहाँ पर बात हो रही है सी गार्जियन की, तो चीन और पाकिस्तान की नौसेनाओं के बीच का अभ्यास है। कृपाण शक्ति साथियों अग्नि शक्ति अभ्यास है, जो सिलीगुड़ी में हुआ है। और सिलीगुड़ी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। नेट पॉल रेक्स 8th, जी हाँ साथियों, तटरक्षक बलों का अभ्यास है, और जो हितधारक हैं उनके बीच का अभ्यास है। उद्देश्य इसका क्या था? प्रदूषण प्रतिक्रिया से संबंधित अभ्यास करना। जी हाँ, जैसे तेल रिसाव की कोई घटना हो गई समुद्र में, तो कितनी फुर्ती या तत्परता के साथ जो हितधारक हैं, वहाँ के मछुआरे हो गए या फिर तटरक्षक बल हो गए, तटरक्षक बल तो होंगे ही होंगे, और मतलब जो भी वहाँ पे इकोसिस्टम में होते हैं लोग, वो सब किस तरह से प्रतिक्रिया और कितनी तीव्र प्रतिक्रिया करेंगे, इन सब चीज़ों का अभ्यास इस अभ्यास के तहत किया गया। नेट पॉल रेक्स एक्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, और इसी तरह से सहयोग और स्नेह बनाए रखिए साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।